नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जयपुर के परकोटे में बीजेपी ने फायर ब्रांड संत को चुनावी समर में उतारकर हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है। हाथोस दक्षिण मुखी बालाजी के पीठाधीश्वर महंत श्री बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे बीच आज मौजूद हैं, जिन्हें बीजेपी ने बनाया है हवा महल सीट से अपना उम्मीदवार। महंत बाल मुकुंदाचार्य के जीवन में बालाजी का विशेष महत्व है। जयपुर के प्रसिद्ध काले हनुमान जी के मंदिर, जो कि चांदी की टकसाल पर स्थित है, उनसे इनका जुड़ाव है और साथ ही जयपुर के लोगों में इस मंदिर के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव है। बाल मुकुंदाचार्य जी के ताऊ जी गोपाल जी चांदी की टकसाल काले हनुमान जी के मंदिर के महंत हैं और ये खुद दक्षिण मुखी बालाजी हाथोस धाम के महंत हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, सबसे पहले तो एक बात देखने को मिली कि हवा महल में आपकी जो एंट्री थी वो बहुत ही अलग अंदाज में देखने को मिली। सबसे पहले तो मंदिरों की बदहाली का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद मातृ शक्ति संगठन की सिफारिश पर आप टिकट लेकर आ जाते हैं, जबकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं थे। श्वेता जी, पिछले 5 साल से हम लोग एक चीज़ अनुभव कर रहे थे कि जो अपराकाशी जयपुर परकोटा है, उस परकोटे में तेज गति से हिंदू समाज पलायन कर रहा है। सनातनी लोग वहाँ परकोटा छोड़ रहे हैं और वहाँ बाहर जा रहे हैं। और परकोटे में अगर ये जा रहे हैं तो कारण क्या है, ये जानने का हमने प्रयास किया। ये कोई आज से शुरुआत नहीं की, 1 महीने या 2 महीने 6 महीने में। हम पिछले 5-7 साल से इस काम को देख रहे थे कि हिंदू वहाँ से पलायन कर रहा है और 4-5 साल में तो बहुत बुरी स्थिति हुई कि हिंदू तेज गति से परकोटा छोड़ के बाहर जा रहा है। अब वो बाहर जो जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, पहले हमने ये जानना चाहा। अब हमने ये जाना कि हम दो हमारा एक है ज़्यादातर परिवार में। उसके बाद परिवार छोटा है, फिर घर बड़ा नहीं चाहिए। परकोटे में अच्छे बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी हवेली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारी सुख सुविधाएं परकोटे में व्याप्त है। परकोटा में रहना तो सौभाग्य है, लेकिन फिर भी परकोटा छोड़ रहा है तो किन्हीं कारणों से। तो वो कारण जानने चाहे तो ये जाना गया कि परकोटे में कुछ ऐसी समस्याएं हैं और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो हमने वो जानते जानते हम जब गए तो परकोटे हमने देखा कि पुराने हमारे प्राचीन स्थान थे, मंदिर थे, बगीचियाँ थी, बावड़ियाँ थी, पुराने संतों के पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास बहुत स्थान थे। हमने वो पाया कि हमने कहा पहले हम 100 बताएंगे, और जब हम खोजने लगे तो हमारे को लगा कि 100 नहीं 200 ऐसे स्थान हैं जो वहाँ लगभग स्थान धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, उन पर कब्जा हो गया है, मंदिरों को हटा दिया गया है, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। ये इस प्रकार की बहुत चीज़ें हुई। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने परकोटे में उस अभियान को चलाया, उस आंदोलन को चलाया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और मीडिया ने हमारा सहयोग किया। हम इन्हीं विषयों को लेकर अधिकारियों के पास भी गए, तो अधिकारियों के पास गए, मीडिया ने दिखाया। तो अभी पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की जो अभी डिलीट हो चुकी है, वह गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर केस लगाया राजद्रोह का। हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते आप, मंचों पर बोल नहीं सकते, भाषण इत्यादि नहीं कर सकते आप, कुछ केसेस लगाए। और मंत्री लोगों ने, जो बड़े बड़े अच्छे पदों पर मंत्री थे, उन्होंने अपने टीवी चैनल्स में बोला कि ये लोग खुद ही तोड़ते हैं, मूर्ति भी खुद ही फोड़ते हैं और ये खुद ही हंगामा करते हैं और माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ये है, ये बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी का जब एजेंट कहा तो फिर मैंने जो भगवा या दुपट्टा था, तो वो दुपट्टे में फिर बीजेपी का ये मैंने भगवा डाल लिया कि एजेंट तो कह ही दिया। अब हम पे लग गया ये ठप्पा, तो मैंने वो भगवा दुपट्टा से ये बीजेपी का भगवा दुपट्टा डाल लिया। वही सब दिखाते 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 कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि मुझ पर संगठन ने और पार्टी ने विश्वास किया और मुझे परकोटे में हवा महल सीट, जिसको हॉट सीट आप लोगों ने कहा है, उस सीट पर मुझे सेवा करने का एक अवसर दिया। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि पिछली सरकार जो थी, वसुंधरा राजे की सरकार, बीजेपी की सरकार, उस वक्त भी आरोप लगे थे परकोटे में मंदिरों को तोड़े जाने के, और बड़ा मुद्दा गर्म हुआ था। घनश्याम तिवाड़ी विधानसभा में बोले थे, औरंगजेब तक से तुलना कर दी थी उस सरकार की। उस समय योगेश जी मंदिर तोड़े नहीं गए थे जी। डेवलपमेंट और विकास जब हो रहा था, उसमें मंदिरों को कुछ परिवर्तन किया गया था, कुछ मंदिरों को इधर उधर शिफ्ट किया गया था जयपुर के विकास के लिए। कम से कम सरकार जयपुर के विकास में यहाँ के सनातनी सहयोग तो करते हैं, और लोग तो रोड के बीच में बनाने पर भी सहयोग नहीं करते हैं।
फिर भी वो जो हटे थे वो वापस वहीं की वहीं बने हैं। आप बात करें रोजगारेश्वर महादेव की महत्वपूर्ण, वो रोजगारेश्वर महादेव वापस बना, और वो रोजगारेश्वर महादेव भी भाजपा सरकार के द्वारा ही उसको निर्मित करवाया गया। सनातनियों की इच्छा थी कि यहीं पर वापस स्थापित हो भगवान भोलेनाथ, विधिवत वो स्थापित हुआ। उसमें मैं था और जगत गुरु स्वामी वासुदेव सरस्वती जी महाराज स्वयं उसमें मौजूद थे, वे वापस वहीं स्थापित हुए। आप आतोष पीठ के पीठाधीश्वर हैं और सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ तो सभी लोग आते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी के लोग हो, अब आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कैसे विरोधी दल के लोग आपसे, जो आपके साधक रहे हैं, शिष्य रहे हैं, वो मदद करेंगे? मेरी विचारधारा जो है जी। वो संघ और संगठन की रही है, और बाल अवस्था से विश्व हिंदू परिषद में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करता, वो मेरे एक आपसी संबंध हो सकते हैं कि वो मेरे स्थान पे आते हैं, मैं उन्हें सम्मान देता हूँ, भगवान का प्रसाद देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का पुजारी हूँ। तो पुजारी होने के, जैसे डॉक्टर के पास में कोई भी आएगा, डॉक्टर उसको ईमानदारी से उसको अपना ट्रीटमेंट करेगा, वो थोड़े ना देखेगा ये कौन है कौन नहीं है। तो वो मंदिर में तो मैं वही रहूँगा, वहाँ कोई भी आए सबके लिए समान है, वो बीजेपी आए कि कांग्रेस आए कि अन्य कोई आवे। लेकिन जिस कुरुक्षेत्र में मैं हूँ और जो विचारधारा मेरी रही है, उस विचारधारा को मैं उस कुरुक्षेत्र में लेकर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये वही सरकार है जो राम जी को काल्पनिक कहती है। तो मेरा जो विश्वास है वो भाजपा परिवार में है, और भाजपा परिवार में शुरू से रहा है, तो इसलिए मेरे स्थान पे आने वाला तो सब समान है, लेकिन मेरा स्वयं का मत और विश्वास जो है वो भाजपा परिवार में है। लेकिन महंत जी, कहा जा रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर तो जयपुर की गंगा जमनी तहजीब इससे तो प्रभावित होगी। गंगा भी हमारी है और जमुना भी हमारी है। जमुना कहाँ, मक्का में बहती है क्या? गंगा जमुना हमारी है। रही बात जयपुर का माहौल, तो सच मायने में बहन जी कांग्रेस ने बिगाड़ा है। जयपुर में बम कांड हुए, बम कांड के आरोपी इसी सरकार में आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें फांसी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब थे, लेकिन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति आप देखें कि वो सब थे। उसके बाद भी कुछ लोगों को बचाने के लिए, किसको? आतंकवादियों को बचाने के लिए आज तक सरकार ने अपने वकीलों को मजबूत नहीं किया। उसकी वजह से केस हमारा 0 हो गया, और वो आज तक खुलेआम घूम रहे, जहाँ फांसी उनको तुरंत होनी चाहिए थी। हम लोग ऐसा नहीं करते। मुझे मोदी जी की उस बात पर हमेशा विश्वास है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमें सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना है, सबका साथ भी रखना है। तो मोदी जी तो कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करते। ताज़ा उदाहरण है 3 तलाक, कश्मीर। अब तो स्थिति है कि मुस्लिम वोट बैंक भी इधर आ गया, क्योंकि वो समझ गया है कि कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस चाहती है कि ये इसी मुद्दों में ये स्वयं फंसे रहें, पंचर अंचर निकालते रहें, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इधर आ गए, इसके बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया। और जो आप अभी जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, उसी विचारधारा पे बीजेपी चल रही है। आप जैसे सनातनी हिंदू को टिकट दिया है। योगेश जी, ये देश सनातनियों का है कि नहीं है? जी। आप मानते ही नहीं मानते? देश तो सनातन काल से है। अब ये माने कि हम अन्य किसी देश में रहने की स्थिति है क्या हमारी? हम तो सबको शरणागतियों को अपना लेते हैं। कोई भी कहीं से आए उसे यहाँ बिल्कुल सम्मान मिलता है। वसुधैव कुटुंब की हम बात करते हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। लेकिन हम लोग दूसरी जगह जाएं तो क्या ये सम्मान मिलेगा? हमें मिलता है, हमारे देश में मिलता है। उसके बाद सनातनी हिंदू समाज का प्रथम पक्ष रखना चाहिए, वो नहीं रखा जाता। इस बात की पीड़ा है। तो क्या आप परकोटे से जो पलायन कर रहे हैं हिंदू, क्या उनको वापस लेकर आएंगे? आप मुझसे ये जानना चाहें तो मैं बता दूं जी। परकोटे की सबसे बड़ी समस्या जाम। इस पूरे परकोटे में आप लोग कभी भी चले जाएं, मेरे इंटरव्यू के बाद आप जाएं परकोटे में और मुझे बताएं कि परकोटे में कुछ किलोमीटर पार करने में कितने घंटे लगे आपको। परकोटे में चैन टूट जाए भारी बात नहीं, पर्स छिन जाए कोई बड़ी बात नहीं। परकोटे में जाम में आप फंसे रहें, आपका पूरा दिन निकल जाए, आपका माथा दर्द करने लग जाए, परकोटे में जाम कभी निकल नहीं सकता। इतनी बड़ी अव्यवस्था है। परकोटे में टूरिज्म बंद हो गया साहब। मैं जब छोटा था, मेरा जन्म परकोटे का ही रहने वाला हूँ। मैं हवा महल विधानसभा का ही हूँ, मैं निवासी। हम जब छोटे थे तो हम जब पैदल बाजार में निकलते थे, हजारों टूरिस्ट हमें बाजार में नजर आता था, खरीदारी करते हुए, घूमते हुए, फोटो खींचते हुए। तो इतना टूरिज्म था हमारे यहाँ, उस टूरिज्म को ख़त्म कर दिया। हमारा टूरिज्म बढ़ जावे, परकोटे में व्यापार बढ़ जाएगा,
परकोटे का व्यापारी इस समय व्यापार से दुखी है, इस वजह से भी बाहर जा रहा है। तो परकोटे में व्यापार बढ़ जावे, टूरिज्म बढ़ जावे, हमारा रेवेन्यू बढ़ जावे। और हमारा परकोटा अपरा काशी है, अपरा काशी कहा गया परकोटे को, छोटी काशी, छोटी काशी, उपकाशी कहा गया कि काशी के बाद कोई काशी है तो वो जयपुर है। एक नंबर 2 कि परकोटे में इतने प्राचीन स्थान हैं, मंदिर हैं, लेकिन महल मेरा हैं। सवाल अधूरा है अभी भी। क्या पलायन कर चुके हिंदुओं मैं उसी पर या आ खाली हो चुकी हवेलियों को फिर बसा? मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, वो तो बिक चुकी है। अरे साहब, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उन सबको बचाने के लिए परकोटे में रेवेन्यू बढ़ाना है, परकोटे की जाम की समस्या को दूर करना है। परकोटे में जितनी भी समस्याएं उनको आप दूर करने लगेंगे तो परकोटे में रुझान आ जाएगा और वापस जो गए हैं वो वापस आने शुरू हो जाएंगे कि परकोटे में सुविधा। मुझे ध्यान है कि भंवरलाल शर्मा जी यूडीएच मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर शहर की परिकल्पना की और बहुत काम किया उन्होंने, अपने किया। जमाने के बहुत ईमानदार उनका नेता काम अभी तक भी चल रहा था, लेकिन पिछली सरकार ने इन सब चीज़ों को तो ख़त्म कर दिया और होटल में 5 स्टार में रहकर अपना 5 साल खराब कर दिया। और बच्चों के 5 साल का भविष्य है, जो 50 साल तक का भविष्य है, वो उन्होंने पेपर बेच के खराब कर दिया। तो परकोटे के आने वाले 5 साल जनता के कैसे रहने वाले हैं वो तो जनता तय करेगी 25 तारीख को। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी, चर्चा और सवाल आगे भी हमारे आपसे जारी रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चर्चा जारी है संत बाल मुकुंदाचार्य जी के साथ। ऐसा कहा जाता है मन जी कि आप फिल्मों में जाना चाहते थे कभी, इसके बाद आपने बिजनेस भी किया, फिर संत कैसे बने? क्योंकि आज के वक्त की बात करें, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत फॉलोअर्स, बहुत साधक है आपके, और एक नई जिम्मेदारी के लिए आप अब तैयार हैं। चुनाव पहले तो ये बात आई कहाँ से? आपने मेरे इंटरव्यू में सुनी, मैंने अपनी कोई बायोग्राफी लिखी उसमें पढ़ी, या आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स आए कि मैं कोई फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ और वो आपके पास आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जानकारी मिली इसलिए आपको, इसलिए तो ये सवाल है आपसे। अभिनेता जैसे दिखते हैं। हाँ, ये बात अलग है, मेरा स्वरूप दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। मैं जब मेरा अध्ययन पूर्ण हुआ तो मैं वैदिक अध्ययन से पूजा पाठ कर्म इत्यादि सीखा। गुरुकुल में पढ़े हैं? गुरुकुल में पढ़ा हूँ मैं, मेरा अध्ययन वही हुआ है। और ये अध्ययन भी हुआ तो ये अध्ययन का मैंने 10th का एग्ज़ाम देते देते रह गया, क्योंकि मेरे को एक ज्योतिष कार्यालय में जॉब मिला था। और वहाँ उस जॉब में मुझे उस ज्योतिष संस्थान के द्वारा एक वहाँ मुझे जॉब मिला कि जो लोगों को बताना है कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, किसका क्या लाभ है। तो मैंने वहाँ पर अपना वो जॉब शुरू किया और उस जॉब को शुरू करने से बहुत सारे फिल्म जगत के लोग मेरे से जुड़े, और उस जो लोग जुड़े उससे मेरा अपना काम उनसे बनता था। तो ये आता था कि मेरे बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। आज भी मेरे स्थान पे आपने देखा और सुना होगा, मीडिया ने दिखाया होगा, मेरे लोग आते रहते हैं। वो इसलिए कि मेरा वो कर्म है और मेरे उस ज्योतिष कर्म से, पूजा पाठ के कर्म से वो लोग जुड़े हैं। उस समय बॉम्बे से मैंने शुरुआत की थी पूजा पाठ की और ज्योतिष की। फिर मेरे स्थान की जिम्मेदारी जब मुझ पर आई तो मैं वह छोड़कर स्थान संभाल लिया और मैंने वही किया। और रही बात व्यापार की, मेरे को ध्यान है मैंने आज तक कोई काम किया नहीं है, न उसका कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है। अगर होता तो सीए तो बताता कि भाई मेरे पास ये है। पूजा पाठ कर्म मेरा प्रारंभ से रहा है और खानदानी मेरा काम यही रहा है, मेरी पीढ़ी दर ये पीढ़ी। जो आपके लिए कहा जाता है ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा ये कुछ बातें नहीं हैं, है। किसने बनाई ये पता नहीं। हाँ, मैं टीवी चैनल पे ज्योतिष कार्यक्रम जरूर देता था, वो मैंने वहां भी दिया और यहाँ भी दिया है। क्या लगता है कि एक गृहस्थ संत के नाते किस तरह से जिम्मेदारी से, और मैंने सुना भी है कि आप वैदिक शिक्षा केंद्र भी चलाते हैं? हाँ, मेरा एक लक्ष्य है योगेश जी कि मैंने 11 वेद विद्यालय बनाने हैं। 11 वेद विद्यालय के द्वारा बच्चे तैयार करने, उसमें से साइंटिस्ट भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जा सकता है। तो मेरा एक वेद विद्यालय जो है वो अभी चल रहा है। 11 वेद विद्यालय की योजना है, 11 भवन तैयार है हमारे पूरे जगह जगह। हमारा जो ट्रस्ट है वो उस पर काम कर रहा है। सिर्फ राजस्थान या बाहर भी है? राजस्थान में भी है, गाजियाबाद में भी है, विशाखापट्टनम में भी है। ठीक है। तो हम लोग वेद अध्ययन करवाना चाहते हैं और हम लोग आज के अध्ययन को भी उसके साथ जोड़कर, और वैदिक अध्ययन के द्वारा जो बालक तैयार हो वो अब आगे काम करे, उसका वेद का भी प्रचार प्रसार करे, हमारे सनातन का भी प्रचार प्रसार करे। हम उसके लिए बच्चे तैयार करना चाहते हैं, तो वो हमने शुरुआत कर दी है। एक गौशाला भी है मेरे यहाँ, मंदिर है, सेवा पूजा है, गौशाला है। जो मेरा अध्यात्म क्षेत्र होने से जो कर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं सब करता हूँ। और वो सब करते हुए
अब मैं राजधर्म की सेवा में भी उपस्थित हूँ। वीएचपी की तो आपने बात की, लेकिन बीजेपी से कैसे जुड़ाव रहा? टिकट के बारे में कैसे सोचा आपने? और वसुंधरा राजे से आपके संबंध काफ़ी पुराने और गहरे रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उनके कुछ पूजा से जुड़े कर्म भी आपने उनको बताए। देखिए और लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि वो कौन सा नेता बीजेपी का जिसकी अहम भूमिका आपके टिकट दिलाने में रही? पहली बात तो ये देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी बहुत धार्मिक, उनका बिना अध्यात्म के, बिना पूजा पाठ के कोई भी काम वो शुरू नहीं करती। लगभग बीजेपी में आपको सारे सनातनी और धार्मिक ही मिलेंगे। हमारे सारे बीजेपी परिवार में धर्म और सनातन को लेकर ही काम करते हैं। हमारा आधार हमारा भगवान है, और हम उसके बिना उसकी शुरुआत के हम कोई काम शुरू नहीं करते। लेकिन महेश जोशी भी 5 मंदिरों में जाते हैं रोजाना, और 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के कॉरिडोर पर खर्च होंगे। हाँ, वो ऐसा दिखाते हैं, और करते क्या है वो चीज़ें सब सामने आ रही है और आ जाएगी। मेरा कर्म है पूजा पाठ अनुष्ठान कराना, तो उन्हीं का नहीं, मैं तो बहुत लोगों के लिए कराता हूँ और करता हूँ, और अभी भी चल रहे हैं मेरे। मैं स्वयं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसके बाद मेरे द्वारा ब्राह्मण कहाँ का पूजा पाठ कर रहे हैं वो मैं बता सकता हूँ, कहाँ किसको अनुष्ठान मैंने बता रखा है वो बता सकता हूँ, और मेरे स्थान पे किन किन मंत्री का अनुष्ठान चल रहा है वो बता सकता हूँ। कांग्रेस वालों के भी चल रहे हैं। इस बार कांग्रेस वाले मेरे पास नहीं आ रहे इस बार वो नहीं आ रहे। उन्हें लग रहा है कि मैं कह चुका हूँ कि 200 सीटों पर हमें कमल खिलाना है, भाजपा को लाना है, और दिवाली पर जो लक्ष्मी कमल पे विराजेगी वो 1 साल की समृद्धि लाएगी, लेकिन जो 25 तारीख को कमल पे लक्ष्मी बैठेगी वो 5 साल की समृद्धि से 500 साल का भविष्य सुनिश्चित करेगी। मन जी, कांग्रेस ने, ठीक है, हवा महल से भी आपने जिक्र भी किया, हवा महल से दिग्गज नेता जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का टिकट काटा और आर तिवारी को टिकट दिया, जिसके बाद जोशी के जो समर्थक हैं उन्होंने काफी विरोध किए, प्रदर्शन किए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के इस असंतोष का फायदा बीजेपी को हवा महल में मिलेगा? हवा महल में अपना स्वयं का वोट बैंक है, और बीजेपी परिवार में सबका विश्वास है। उनका क्या रहेगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हवा महल ही नहीं अपितु तीनों सीट जो परकोटे की, हवा महल को तो आपने हॉट सीट का दे दिया है सिंबल कि हॉट सीट हवा महल, लेकिन हवा महल की जो हवा है वो ये कह रही है कि परकोटे की तीनों सीटें बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आजू बाजू की तो हम ला ही रहे हैं, लेकिन शहर परकोटे की ही बात करें तो बहुत अच्छे मतों से परकोटे में हमारे हैं। हम पर राधा गोविंद देवी जी की खूब कृपा बरस रही है। आपको सेलिब्रिटी संत भी कहते हैं, और कई लोग विरोधी दल कई तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर बातें फैलाई गई बीच में कुछ सोशल मीडिया पर? नहीं, ये मुझे जवाब चाहिए इस बात। हाँ, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, होना भी चाहिए। आप पत्रकार, आपका अधिकार है। ये मिथ्या फैलाइए, झूठ फैलाइए, आप इसकी स्वयं एनालिसिस करें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से खुलेआम मंच पर बोल रहा हूँ, आप इसकी इंक्वायरी करिए। 1% भी निकलती है तो मैं दोबारा चैनल पे जवाब देने के लिए आने को तैयार हूं। संत भी खड़े किए गए। ये मिथ्या और झूठ जो है प्रतिद्वंदियों ने योजनाबद्ध फैलाई है, और वो धीरे धीरे सब सामने आएगी, समय बताएगा। तो इसलिए किसी को परिचय मुझे तो देने की आवश्यकता नहीं, परिचय सबको पता है। कुछ लोग बाहर के आए होंगे जो मुझे नहीं जानते, तो वो शायद मिथ्या फैला रहे हैं, और वह ठीक है, वो उनका काम है, वो करें। जनता जवाब देगी। बिल्कुल देगी साहब, जनता जवाब देगी। मैं 27 साल से तो साहब संगठन में निरंतर काम कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, सब मुझे जानते हैं। और हमारे यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा नहीं होती योगेश जी। हमारे यहाँ हम लोग वहाँ जब जाते हैं ना तो पदाधिकारी ऊपर ही बैठते हैं जिनको दायित्व है, हम लोग नीचे ही बैठते हैं कार्यकर्ता बनकर। जहाँ चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, झाड़ू लगाने वाला और कुछ बन सकता है। नामांकन की बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी, आपने गदा लेकर नामांकन दाखिल किया, इसके क्या अर्थ निकाले जाए? श्वेता बहन जी, आपने जिन देवी देवताओं के चित्र देखे हैं, मूर्ति देखी है, उनको अध्ययन किया है, उनका भाव में आपने दर्शन किया है, उनका स्वरूप लिखा है, तो आपने अनुभव किया है कि भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है, राम जी के तीर बाण हैं, जगदम्बा के त्रिशूल है, और हनुमान जी के गदा है। तो मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो मैंने हनुमान जी का बल लिया है, और बल के रूप में उनके हाथ में गदा है। उस गदा में बल भी है, शक्ति भी है, और हनुमान जी की भक्ति और ज्ञान भी है। तो हमने वही सब लेके और अपने माथे पे लगा के इस कुरुक्षेत्र में प्रवेश किए। जब आप भी युवा अवस्था में होंगे, मैं स्कूल में था, उस दौर में नाम सुना करते थे जयपुर में चित्तरंजन शर्मा का। बिल्कुल। जो फायर ब्रांड हिंदू नेता होते थे उस जमाने के, और जो बोलते थे
तब पूरा परकोटा, पूरा जयपुर हिल जाता था। लोग अभी से आपकी तुलना करने लगे, आपकी वाणी के कारण ऐसा होने लग गया। तो क्या लगता है कि आपने जैसे कहा कि कांग्रेस ने केवल मुसलमानों को पंक्चर बनाने के काम से आगे नहीं बढ़ने दिया, ये तो सत्यता इसके है। क्या मायने लगाए जाएं? ये कि सत्यता वो योगेश चित्तरंजन जी। शर्मा अब आपके अंदर नए अवतार में दिख रहा है। देखिए, जो इस एक तरफा जो काम करते हैं ना कभी वो कहते हैं, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बोले आंधले का पानी कितनी दूर चलेगा। जो इस प्रकार के काम किए धीरे धीरे सब सामने आते हैं। सही मायने में इनका विकास करना था योगेश जी। आप किसी भी मुस्लिम से पूछो, उनके लिए उन शिक्षा उसके अलावा, मदरसे के अलावा क्या की है, उनके लिए क्या खुशी देते हैं उन्हें। हम आपको मदरसा देते हैं, हम आपको कब्रिस्तान की ज़मीन देते हैं, हम आपको मदरसे की भूमि देते हैं, हम आपको वक्फ बोर्ड देते हैं, हम आपको रुपया देते हैं, इसमें उलझा के रखते हैं। उन्होंने कहा हम आपको कॉलेज देते हैं, हम यूनिवर्सिटी देते हैं, हम आपको स्कॉलरशिप उसमें पढ़ने की देते हैं, हम आपका विकास चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं ये पंचर निकालता रहे, इनका विकास नहीं हो पाए और ये हमारा वोट बैंक बने, हमारे कब्जे में रहे। इन्होंने इस समस्या का समाधान किया था 3 तलाक का, ये बीजेपी ने किया है। सारी मुस्लिम माताएं बहनें धन्यवाद ही करती है इसका। अब धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगी, लेकिन इनकी जो तुष्टिकरण की राजनीति है वो बर्दाश्त से बाहर है मेरे साथ। हाथोज पीठ के पीठाधीश्वर अब राजनेता भी हो गए हैं। जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। चुनाव ये कैसे जीतेंगे, सिर्फ हिंदुत्व या विकास? हाँ, विकास और हिंदुत्व दोनों चलेगा। सनातन तो हमारा मूल धर्म है और वो चलेगा साहब। कोई कहे कि इसे मैं तो सनातन के साथ सदैव हूँ, रहूँगा और सनातनियों के साथ भी सदैव रहूँगा। रही बात विकास की, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। हम इस पूरे परकोटे को अगर तुलना करें, वैसे तो तुलना करने की कोई बात नहीं है कि अपने आप में जयपुर एक बहुत सुंदर सिटी है, लेकिन एक पेरिस से तुलना करना चाहते हैं कि पेरिस में टूरिस्ट की वजह से पेरिस चल रहा है, वेनिस टूरिस्ट की वजह से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं, मैसूर है जो टूरिस्ट की वजह से चल रहा है। हम लोग इसको बहुत अच्छा टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। यहाँ का व्यापार खो गया है, उसे वापस लाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी समस्या सरदर्द जो है जयपुर का, वो ट्रैफिक। जयपुर जाना है, परकोटे जाना है तो ट्रैफिक से सर में दर्द शुरू हो जाता है कि जाम में फंसना है, और उसको कोई ठीक नहीं कर पाया। हम इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। ये लोग मेट्रो लाए, मेट्रो लगी, हुआ, मेट्रो के बाद भी वो जाम समस्या दूर हुई क्या साहब? नहीं हुई। इन्होंने इसका समाधान क्यों नहीं निकाला? इन्होंने आज तक उसका समाधान नहीं निकाला। इतनी सुंदर सिटी, एनक्रोचमेंट बड़ी समस्या है। 100% जयपुर का डेवलपमेंट हम चाहते हैं, और आप मानना जनता में आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद देने के साथ तुरंत आएंगे। जैसा आपने कहा, हमारे तो परम पूज्य हमारे लिए भाई साहब भंवर लाल जी, गिरधारी लाल जी, भैरू सिंह जी शेखावत, और पिछली सरकारें जो हमारी रही है, उन्होंने वाकई में इस जयपुर को जो सिटी जो डेवलपमेंट किया था ना साहब, उसको इन्होंने कचरा कर दिया। इनका 1% जयपुर पे ध्यान नहीं है। आपने भी एक बात कही कि विकास करना है, परकोटे का एक लक्ष्य बड़ा लेकर आप चल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, और उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो उनका साथ मिलेगा और आप ये कर सकेंगे। लेकिन विकास करेंगे। लेकिन एक जो उनकी मनस्थिति है, जो माहौल हवा महल का लेके बना हुआ है कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी उस समुदाय के विरोध में है, और सिर्फ इस डर की वजह से वो वोट उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, उन्हें कैसे आश्वस्त करेंगे? क्या डर है, क्या देखा है ऐसा, क्या डर है? हमने ये जो या तो फिर माहौल क्रिएट किया गया है कि आप लोग, मैंने आपको फिर अभी कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, ऐसा माहौल बना के डेवलप किया है अपने आप को एक पर्टिकुलर समाज के साथ खड़ा करके। तो इस तस्वीर को कैसे बदलेंगे, ये जरूरी भी है। वो बिल्कुल बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। समय आएगा तो मोदी जी की वही बात फिर से दोहराऊंगा, सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर विकास करना है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी योजना बनाई है। हमारे परकोटे के 3 विधायक आएंगे, कमल का फूल खिलेगा, समृद्धि के रूप में लक्ष्मी आएगी और समृद्धि आएगी, सुख भी और शांति भी आएगा और डेवलपमेंट भी होगा। बहन जी, हवा महल का तो जिक्र किया और आपने बताया कि क्यों जरूरत पड़ी, लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अब तक कोई चर्चा नहीं थी। आपने भी जैसा कहा 15 दिन पहले तक कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या स्थिति पूरे राजधानी जयपुर की आपने देखी कि आपको लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए और आगे आके काम तभी हो पाएगा, विकास तभी हो पाएगा? श्वेता बहन जी, पूरे राजस्थान में पिछले 5 साल में खबरें आपने देखी, चलाई, सुनी, और हमने स्वयं प्रत्यक्ष उसके प्रमाण थे कि आप कावड़ यात्रा नहीं ले जा सकते, आपको अनुमति नहीं है, मार्ग बदल लिया जाएगा, सत्संग, कीर्तन, भजन
उससे संबंधित माइक इत्यादि आप चला नहीं सकते, उसको बंद कर दिया जाएगा कि सिर्फ अजान के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आरती मना है बजाना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए आरती की। ऐसी ऐसी गंभीर चीज़ें जब देखी, सुनी, समझी तो मन में पीड़ा हुआ कि गलत तो हो रहा है। ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती चली गई, ऐसा माहौल बना तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि अब हमें इस क्षेत्र में आके इस गंद को साफ करने की और सेवा करने की आवश्यकता है। और सनातन तो हमारा जो धर्म वो प्रथम है, वो मजबूती से हमारे साथ, हमें उसके साथ हमें खड़ा रहना है। सनातन है तो हम हैं, और सनातन के लिए हमने मांग की है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि सनातन बोर्ड बनेगा तो सबकी सुरक्षा रक्षा हो पाएगी। और रही बात जयपुर के डेवलपमेंट का विज़न बहुत अच्छा हमारे पास तैयार है, आपको नज़र आएगा। और हमें अपनी देवतुल्य जनता जो है, नर में नारायण बसता है ऐसा हमारा भाव है, उन नारायण की हमें सेवा करनी है और सबको साथ लेके सबके विकास का काम करना, ये हमारा उद्देश्य और ध्येय है। जयपुर को सवाई राजा जयसिंह ने बसाया था और इकलौता शहर पूरी दुनिया में ऐसा है जो तंत्र मंत्र ज्योतिष के अनुसार जिसे बसाया गया। अब राजनीति यहाँ की हॉट हो चुकी है और अब जब संत खुद मैदान में उतर गए हैं चुनावी जंग में, तो समझ सकते हैं कि परकोटी की राजनीति की बयार किस तरफ बहेगी। बहरहाल चुनाव परिणामों का इंतजार रहेगा। आचार्य बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ आज जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और श्वेता मिश्रा अवस्थी अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।